नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आप लोगों का जो साइंस का मॉडल पर सेट 2 जारी हुआ है उसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पहले ही सॉल्यूशन अपलोड कर दिया। आज का इसमें वीडियो में लोग देखेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का आपका जितना सारा है क्वेश्चन सभी का सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और सारा सवाल देखते हैं। उससे पहले एक नेक काम कर दीजिए, आपके जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि आप लोग का। देखिए जनन क्या है। ठीक है, जनन क्या है? तो जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे नए संतति उत्पन्न करता है। क्या? जनन एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे नई संतति का उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कोई लड़का अपने पिताजी अपनी मम्मी की तरह देखने होता है, तो इस तरह नई संतति अपनी ही जैसे नई संतति का उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे भेड़ की तरह ही बच्चा का जन्म देता है, बकरी की तरह ही बच्चा का जन्म देता है। इस तरह से जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। किसी जीव की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। यानी मान लीजिए कोई जीव जनन करने के बाद उसका कोई नई संतति का उत्पन्न करता है, नया संतति, तो अगर वो जीव मर भी जाता है तो उसका संतति, उसका जो पीढ़ी है वो जिंदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परागन क्या है? तो देखिए परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। परागन क्या है? परागकण जो दो होता है किसी पुष्प में, जो परागकण होता है, तो परागकण का परागकोश से लेकर वर्तिकाग्र तक जाना मतलब कि स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। परागन के बाद निषेचन की क्रिया होती है और फिर प्रजनन की क्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट सवाल, आदर्श ईंधन की दो विशेषताएं लिखिए। आदर्श ईंधन क्या होता है उसका दो विशेषता लिखना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। आदर्श ईंधन की दो विशेषताएं निम्नलिखित। क्या? अधिक ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, मतलब जिस ईंधन का हम लोग यूज कर रहे हैं उसको क्या उसमें ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, मतलब कम सामान में ही ज़्यादा ऊर्जा मिलना चाहिए। कीमत कम होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। ठीक है, इसी के और में एक सवाल था कि बायोगैस के दो लाभ लिखिए। तो बायोगैस के दो लाभ निम्नलिखित क्या क्या है? इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता, यानी कि यह पर्यावरण के लिए अच्छी, और जिसके उपयोग से हम लोग को प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, तो पर्यावरण के लिए अच्छा ही होगा ना। बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है जिससे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए बायोगैस क्या है? जो गोबर होता है, गोबर से उपला बनाया जाता है। ठीक है, उपला मतलब जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, तो उसी को जलाना जो ऊर्जा मिलती है वही बायोगैस है। ठीक है, उसी को हम लोग बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है जिससे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। दो गो इसका लाभ हो गया। नेक्स्ट, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? हमारी गतिविधियां मतलब हम लोग जो काम करते हैं वो पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो देखिए हमारी गतिविधियां पर्यावरण को अनेक प्रकार से प्रभावित करती हैं। पेड़ पौधों की कटाई के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी, उद्योगों के कारण प्रदूषण का बढ़ना, ओजोन परत का क्षय। हम लोग जो काम करते हैं, गतिविधि करते हैं, उसके कारण पर्यावरण को क्या बहुत प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे? हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं, उसके कारण क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे हम ऑक्सीजन देते हैं ना। तो पेड़ पौधा काट देंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। आपको पता है दिल्ली में भी सांस लेने में दिक्कत होता है, वहाँ इतना प्रदूषण हो गया है। उद्योगों के कारण प्रदूषण का बढ़ना, उद्योग से धुआं निकलता है, जो वहाँ पे दूषित जल निकलता है, उससे ही हम लोग का प्रदूषण बढ़ता है पर्यावरण में। ओजोन परत का क्षय, जो रॉकेट एरोप्लेन जाता है वायुमंडल ऊपर उड़ता है, तो उससे ओजोन परत का क्षय होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है? जैव भू रसायन चक्र क्या है? अब देखिए जैव भू रसायन चक्र क्या है? पेड़ पौधे द्वारा विभिन्न तत्व जैसे नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, कार्बन आदि ग्रहण किया जाता है। ये सारा क्या पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? जमीन में रहता है ना जी, नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, कार्बन, ये सारा चीज़ तो पेड़ पौधे क्या इस सबको ग्रहण करते हैं। और जैसे पेड़ पौधे बड़े होते हैं फिर इसका कोई ना कोई पेड़ पौधे, ध्यान से पहले सुन लीजिए सब लोग कि पेड़ पौधों क्या करे, जो पेड़ पौधा होगा उसको कोई फिर खा लेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी खा लिया, फिर उस चीज़ को कोई और खा लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों को क्या खाया? बकरी खा गई। ठीक है, अब बकरी को क्या खाएगी? शेर खा गया। बकरी को क्या खा गया? शेर खा गया। फिर शेर क्या होगा? फिर बाद में कभी ना कभी शेर मर जाएगा, फिर जाकर आप वापस जमीन में आके मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चक्र को दोस्तों हम लोग कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, तो उसी को हम देखिए लिखे हैं क्या कि पेड़ पौधों के द्वारा विभिन्न तत्वों जैसे नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, कार्बन आदि ग्रहण किया जाता है। फिर इसका एक के बाद एक जीव जंतु में स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, जैसे इसके बाद क्या किसको खाया? बकरी ने खाया, तो बकरी में वो चीज़ ट्रांसफर हो गया। फिर बकरी को खाया किसने? शेर ने, तो वो सारा चीज़ क्या फिर शेर में ट्रांसफर हो गया। फिर शेर मर गया तो फिर वापस जमीन में आ गया। तो इसी क्रिया को हम लोग फिर अंत में क्या, अंत में फिर से जमीन में मिल जाता है। इसी चक्र को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करिए। भोजन के होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? भोजन के पाचन का वर्णन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
आमाशय ग्रासनली और छोटी आंत के बीच में उपस्थित होता है। आमाशय कहाँ होता है? ग्रासनली और छोटी आंत के बीच में उपस्थित होता है, ठीक है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में दोस्तों 4 घंटे तक भोजन रहता है। आहार नली से भोजन आमाशय में भोजन कहाँ पे आता है? कहाँ से आता है? आहार नली से। हम लोग मुंह गुहा से खाते हैं, मतलब मुंह से खाते हैं, फिर आहार नाल से होकर, आहार नली से होकर आमाशय में भोजन पहुंचती है, ठीक है। आमाशय को देखिए दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? कार्डियक में बांटा गया है, ठीक है। फंडिक में आप लोग देख सकते हैं, जठर निर्गमिक भाग में बांटा गया और फंडिक में। तो देखिए कार्डियक क्या है? यह सबसे ऊपरी भाग होता है, यहाँ HCl का निर्माण होता है। कार्डियक में क्या दोस्तों? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। एक भोजन में उपस्थित देखिए, एक भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है तथा भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और क्या कर, यहाँ लिखना है यह, ठीक है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? जठर निर्गमिक भाग, इसमें जठर रस पाया जाता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और जठर निर्गमिक भाग में क्या होता है? इनमें जठर रस पाया जाता है। जठर रस में क्या होता है? जठर रस में रेनिन और पेप्सिन 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। फंडिक भाग में क्या होता है? फंडिक यह कांटानुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग आमाशय में यहीं पे काम खत्म हो जाता है। तो क्या मेन काम करता है? HCl, ठीक है। वो क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है सारा खाना सबको, भोजन को, जटिल पदार्थों को। नेक्स्ट इसी के और में है कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आहार नाल के 3 स्थलों पर। यहाँ एक सवाल था कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है, ठीक है। तो उसका आंसर देखिए कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आहार नाल के 3 स्थानों पर होता है। कहाँ कहाँ? आमाशय में, पक्वाशय में और शेषांत्र में, ठीक है। आमाशय में स्टोमक बोलते हैं, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं और इसको इलियम बोलते हैं, ठीक है। देखिए आमाशय में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ? आमाशय में। तो आमाशय में क्या होता है? आमाशय में भोजन के पहुंचने पर आमाशय से जठर रस, यानी जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है। जठर रस को ही गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, निकलता है। कहाँ से? आमाशय से, ठीक है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तथा रेनिन कुछ प्रोटीन से क्रिया करके उसे सरल प्रोटीन में परिवर्तित करता है। आमाशय में जो जठर रस में जो आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और रेनिन होता है, वो क्या कुछ प्रोटीन है, सभी से नहीं, ठीक है। कुछ प्रोटीन जैसे दूध से, ठीक है, अभिक्रिया करके उसे सरल प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर आप लोग का पक्वाशय देखिए, क्या पक्वाशय क्या करता है? पक्वाशय में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? तो पक्वाशय से कुछ हार्मोन निकलकर अग्नाशय को उत्तेजित कर देते हैं। क्या होता है? पक्वाशय से दोस्तों कुछ हार्मोन निकल जाता है और वो अग्नाशय को उत्तेजित कर देता है, ठीक है। अग्नाशय को उत्तेजित करने के कारण क्या होता है? देखिए अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का अग्नाशय को उत्तेजित कर देता है तो अग्नाशय ये एंजाइम ट्रिप्सिन तथा काइमिस स्रावित करने लगते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एंजाइम्स बिना पचे तथा अधपचे प्रोटीन पर क्रिया करते हैं तथा उन्हें सरल पेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। आप लोगों को पता है कि जो प्रोटीन बनता है क्या? एमिनो एसिड से ही, एमिनो अम्ल से ही बनता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है? प्रोटीन तोड़ के सरल पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो अम्ल में बदल देता है। फिर काम करता है शेषांत्र। शेषांत्र मतलब शेष में, एकदम अंतर में, लास्ट में, शेषांत्र में प्रोटीन का पाचन। क्या होता है? भोजन जब शेषांत्र भाग में पहुंचता है, यहाँ भोजन में आंत्र रस आकर मिलता है। क्या करता है? आंत्र रस आकर इसमें मिलता है। आंत्र रस में क्या होता है? इरेप्सिन नामक एंजाइम्स उपस्थित होता है जो पॉलीपेप्टाइड पर क्रिया करता है, उसे प्रोटीन का सबसे सरलतम अणु एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। आप लोग बताए जो अमीनो अम्ल होता है प्रोटीन का सबसे सरलतम अणु होता है। एमिनो अम्ल से विभिन्न सारा एमिनो अम्ल जुड़कर ही आप लोग का प्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्या होता है? जो पॉलीपेप्टाइड्स पर क्रिया करता है और उसे प्रोटीन का सबसे सरलतम अणु एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इस प्रकार प्रोटीन का पाचन सबसे पहले आमाशय, उसके बाद पक्वाशय से होते हुए अंत में शेषांत्र में प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा नोट्स मैं बिल्कुल लिख दिया हूँ, आप लोग एकदम हाँ ये सब खुद का लिखा हुआ नोट्स है, और आप लोग इसका चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है। देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अनुवांशिकता का जनक ही मेंडल है। ठीक है, तो उसका योगदान के बारे में पूछा है। तो मेंडल के वंशागति के नियम को अनुवांशिकता का नियम कहते हैं। इसका जो वंशागति, ठीक है, जो इन्होंने वंश के आधार बताया था कि एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी जो आता है उसी के जैसे गुण लक्षण होता है, तो वंशागति का नियम को दोस्तों अनुवंशिकता का नियम कहते हैं। अनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, मेंडल ने ये प्रयोग मटर के पौधे पे किया था, और मेंडल ने ये जो प्रयोग किया था कौन से पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर, क्योंकि अनुवंशिकता क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट, उन्होंने 7 जोड़े मटर की प्रजातियों का प्रयोग किया था। कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में रहता है। मेंडल को हम अनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। हमारे दुनिया
में जितने भी जीव है वो सब अपने पूर्वजों के प्रतिरूप होते हैं, और इस दुनिया में जितने भी जीव है क्या अपने पूर्वजों के रूप के तरह ही होते हैं, उनके जैसे ही दिखते हैं। माता पिता के गुणों का अपने बच्चों में आना आनुवंशिकता का रूप है, और माता पिता का जो गुण होता है, ठीक है, वो अपने बच्चों में आना ये आनुवंशिकता के कारण ही होता है, ठीक है। मेंडल ने 3 नियम भी दिया था, क्या क्या? प्रभाविकता का नियम, बीज संयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस सारा नियम दिया था। और इसका और में और एक सवाल है कि दोहरा निषेचन, ठीक है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, वर्णन करें। देखिए, जब फूल वाले पौधे में निषेचन 2 बार होता है तो उसे दोहरा निषेचन, मतलब निषेचन का 2 बार होना ही दोहरा निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि परागनलिका से नर युग्मक मुक्त होने के पश्चात एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद परागनलिका में उपस्थित दूसरा नर युग्मक, एक तो ये वाला हो गया, उसका दूसरा क्या हो गया, परागनलिका में उपस्थित दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन होता है और इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका सब्जेक्टिव सवाल था, और सभी का नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।